Hello everyone, welcome to the program Economic Issues and today we are going to discuss about the Producer Price Index. हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि इन्फ्लेशन कैलकुलेट कैसे होती है और इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के जो मेथड थे उसमें एक प्राइस इंडेक्स मेथड था इन विच देयर वर 3 इंडेक्सेस एंड वन ऑफ देम वाज PPI which is called Producer Price Index. First of all, let us see the news. गवर्नमेंट ने एक 15 जून से नया इंडेक्स इंट्रोड्यूस किया है जिसे हम प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स कहते हैं। अब तक इंडिया में प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स नहीं था। हम इंडिया में केवल 2 ही इंडेक्स यूज़ करते थे, WPI और CPI, विच आई हैव बीन कवर ऑलरेडी इन द प्रीवियस वीडियोज़. सो इन टुडेज़ क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द PPI. तो 15 जून से PPI स्टार्ट कर दिया, PPI के डेटा पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया गवर्नमेंट ने एंड अगले 5 साल तक WPI और PPI दोनों को साइमल्टेनियसली पब्लिश किया जाएगा. आफ्टर दैट गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू रिप्लेस द WPI बाय PPI. नाउ द क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ PPI. तो हम आज की इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक पर डिस्कस करेंगे. व्हाट इज़ PPI, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स होता क्या है, देन वाई देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ PPI, और फिर अगर हम PPI इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको WPI को रिप्लेस क्यों कर रहे हैं, PPI आने के बाद WPI रिप्लेस क्यों हो जाएगा. देन व्हाट आर द की पॉइंट्स ऑफ PPI, सिग्निफिकेंस क्या है इसका, और फाइनली कंक्लूजन. सी, जब भी कोई नया टॉपिक आता है या कोई नया इंडेक्स हो या कोई नई ऑर्गेनाइजेशन हो तो उसका क्वेश्चन आने के चांस भी ज़्यादा होते हैं. सो PPI विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, स्पेशली फॉर द सिविल सर्विस एग्जाम. सो नाउ व्हाट इज़ PPI. PPI को समझने के लिए हमें सबसे पहले प्रोडक्शन की प्रोसेस को समझना होगा कि प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होती है. अगर हम ये समझ जाएं देन वी कैन अंडरस्टैंड द PPI. किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है इनपुट्स की. जो रॉ मटेरियल है, लेबर, टेक्नोलॉजी, कैपिटल गुड्स, दीज आर इनपुट्स. इन इनपुट्स की हेल्प से किसी भी फैक्ट्री में, हम मान लेते हैं कि हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात कर रहे हैं, फैक्ट्री को इनपुट्स की रिक्वायरमेंट थी. उसके बाद फैक्ट्री में प्रोसेसिंग होती है और प्रोसेस होने के बाद जो प्रोडक्ट तैयार होता है दैट इज़ कॉल्ड आउटपुट. नाउ जो आउटपुट प्रोडक्ट फैक्ट्री में तैयार हुआ, जो फाइनली प्रिपेयर हो गया, उस आउटपुट को फैक्ट्री आगे सेल कर देती है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट. ये गुड्स पहुंचा दी जाती हैं होलसेलर तक. होलसेलर इसे होलसेल प्राइस पर आगे सेल कर देता है, नेक्स्ट होलसेलर, फिर नेक्स्ट होलसेलर, और फाइनली ये गुड्स आ जाती है रिटेलर के पास. रिटेलर इसे रिटेल प्राइस और यू कैन से द कंज्यूमर प्राइस, रिटेलर इस रिटेल प्राइस पर इस गुड्स को आगे कंज्यूमर को सेल कर देता है. सो दिस इज़ द सप्लाई चेन, हाउ ए गुड्स कैन बी मैन्युफैक्चर्ड एंड इट रीच टू द कंज्यूमर. सो सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स है इनपुट की, देन प्रोसेसिंग, देन फाइनली आउटपुट प्रिपेयर हो जाता है. अब हम जब इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं तो हमें जब PPI यूज़ करना है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, तो PPI क्या है, एक ऐसा मेथड है जो एक सर्टेन टाइम पीरियड में प्रोड्यूसर प्राइस में जो चेंजेस हो रहे हैं उनको कैलकुलेट करता है. यानी इट इज़ ए इंडेक्स टू कैलकुलेट द चेंजेस ओवर ए सर्टेन टाइम, चेंजेस इन द प्राइस ओवर ए सर्टेन टाइम इन प्रोड्यूसर प्राइस स्पेशली. तो प्रोड्यूसर प्राइस में क्या क्या चेंजेस हुए एक सर्टेन पीरियड में, उसको कैलकुलेट करने के लिए PPI यूज़ किया. बट अभी तक हम जो यूज़ करते थे वो था WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स, जो यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है कि होलसेल प्राइस में एक सर्टेन टाइम में कितना चेंजेस आ रहे हैं, और फिर हम रिटेल प्राइस यानी कंज्यूमर प्राइस को कैलकुलेट कर लेते. ना तो क्वेश्चन इज़ कि PPI की रिक्वायरमेंट ही क्या है, हम क्यों WPI से PPI पर शिफ्ट होने की बात कर रहे हैं. तो इसको समझने के लिए हम इसी सप्लाई चेन को फिर से एक बार रीड करते हैं. अगर कोई गुड्स कंज्यूमर के लिए महंगी हो रही है, आप कह सकते हैं कि अगर कंज्यूमर इन्फ्लेशन फेस कर रहा है तो इन्फ्लेशन का रीज़न क्या है, रिटेल प्राइस इंक्रीज़ हो गया. अब रिटेल प्राइस क्यों इंक्रीज़ हुआ है, हो सकता है होलसेलर ने अपने मार्जिन्स इंक्रीज़ कर लिए हों, या हो सकता है बीच में जो ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस है वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई हो, या ये भी तो हो सकता है कि होलसेल प्राइस ही कॉस्टली हो गया हो. अगर होलसेल प्राइस इंक्रीज़ हुआ है तो डेफिनेटली कंज्यूमर प्राइस इंक्रीज़ होगा. गवर्नमेंट, RBI और अदर एजेंसीज दे ट्राई टू कंट्रोल द कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन. जो कंज्यूमर की इन्फ्लेशन है, CPI जिससे हम CPI से कैलकुलेट करते हैं, उस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कैसे कंट्रोल किया जाए. उसको कंट्रोल करना है तो सबसे पहले हमें WPI को कंट्रोल करना पड़ेगा कि होलसेल प्राइस इंडेक्स बेस्ड जो इन्फ्लेशन है वो ज़्यादा राइज ना हो. अब उसके पीछे के बैकग्राउंड में जाते हैं तो पता चलता है
WPI इंक्रीज होने का रीज़न हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बड़ी हो, या ये भी तो हो सकता है कि फैक्ट्री में गुड्स जो प्रोड्यूस हुई है, जो आउटपुट प्राप्त हुआ है, वो आउटपुट ही महंगा हुआ हो। फैक्ट्री मालिक ने बोला कि प्रोसेसिंग बहुत महंगी हो गई है और इस वजह से आउटपुट का प्राइस बढ़ गया। उससे पूछा ऐसा क्यों हुआ, तो वो कहता है सर हमें इनपुट्स महंगे मिल रहे हैं। तो अगर इस पूरी प्रोसेस को कंक्लूजन में बोलें, अगर इनपुट्स कॉस्टली हो गए हैं तो डेफिनेटली फाइनली कंज्यूमर के लिए इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। अब इनपुट्स कितने कॉस्टली हुए, या आउटपुट का प्राइस कितना बढ़ा, या बीच में जो वैल्यू एडिशन हो रहा है, ये जिसको मैंने प्रोसेस बोला है इसको हम वैल्यू एडिशन भी बोल सकते हैं। यहाँ वैल्यू ऐड हो रही है प्रोसेसिंग के थ्रू। तो अगर ये वैल्यू एडिशन महंगा हो गया या ये आउटपुट कॉस्टली हो गया, तो किस लेवल पर कितना प्राइस हाइक हो रहा है, इसको कैलकुलेट करने के लिए वी रिक्वायर्ड PPI। अगर हम PPI का यूज़ करेंगे तो हमें ये पता चलेगा इनपुट्स कितने कॉस्टली हुए, वैल्यू एडिशन में कितना इंक्रीमेंट हुआ, आउटपुट कितना प्राइस इंक्रीज हो रहा है, देन होलसेल प्राइस और रिटेल प्राइस तो इंक्रीज होना ही है। बिकॉज अगर रूट कॉज ही मिल जाएगा तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि कंज्यूमर प्राइस जो इंक्रीज होते हैं, वो कंज्यूमर प्राइस इंक्रीज होने का मेन कॉज क्या है। तो दैट्स वाई वी रिक्वायर्ड PPI। यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि PPI की कैलकुलेशन से इन्फ्लेशन रेट पता चलेगी प्रोड्यूसर लेवल पर, और अगर प्रोड्यूसर लेवल पर ही इन्फ्लेशन हम समझ जाएंगे कि कितना इन्फ्लेशन रेट चल रही है, तो हमें कंज्यूमर के लिए इन्फ्लेशन को इंक्रीज होने से पहले ही हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे। वी कैन टेक प्रिकॉशनरी मेजर्स टू कंट्रोल द CPI बेस्ड इन्फ्लेशन। RBI अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में CPI बेस्ड इन्फ्लेशन को बेस बना करके मॉनेटरी पॉलिसी को रिव्यू करता है। बट CPI बेस्ड इन्फ्लेशन क्यों इंक्रीज हो रही है, उसके बैकग्राउंड में हमें इनपुट और आउटपुट के प्राइस हाइक का कॉज ढूंढना पड़ेगा। प्राइस हाइक को पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो हमें कॉजेज समझ आएंगे, देन वी कैन कंट्रोल द इन्फ्लेशन रेट। सो PPI को कैलकुलेट करना क्यों रिक्वायरमेंट है, टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन रेट इन ए बेटर वे, टू मेक द पॉलिसीज इन ए बेटर वे, और यू कैन से ये ग्लोबल स्टैंडर्ड का पार्ट भी है। अभी तक इंडिया के अलावा मैक्सिमम कंट्रीज अब धीरे धीरे PPI पे शिफ्ट होते जा रहे हैं। इंडिया इस मामले में थोड़ा सा आप कह सकते हैं लेट हो गया, बट अभी हमें PPI पे शिफ्ट क्यों करना है, क्योंकि हमें ग्लोबल नॉर्म्स को फॉलो करना है, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है। दैट्स वाई वी आर गोइंग टू शिफ्ट ऑन द PPI। सो ये पॉइंट थे जिसकी वजह से हमें PPI पर शिफ्ट होना है। To calculate accurate measurement of producer level inflation, alignment with the international standard, better economic policies, and finally coverage of both goods and services। WPI में केवल गुड्स कवर होते हैं, जबकि PPI में गुड्स और सर्विस दोनों कवर होंगे। WPI में हमें ये पता चलता है होलसेल प्राइस कितने इंक्रीज हुए, उसके बैकग्राउंड में इनपुट, आउटपुट, वैल्यू एडिशन, ये कितना हाइक हुआ, इसकी नॉलेज नहीं मिल पाती है। WPI से हमें ये तो पता चल जाता है कि होलसेलर ने कितना प्राइस इंक्रीज कर दिया, या होलसेल गुड्स जो होलसेल लेवल पर कितनी महंगी हुई, बट सर्विसेज कैलकुलेट नहीं हो पाती हैं। सो टू फाइंड आउट द इन्फ्लेशन रेट in a comprehensive way and to make the better policies to control the inflation rate, we required PPI because this is a root cause. That's why government will shift towards the PPI instead of WPI. Now अब हम ये देख लेते हैं कि PPI कैसे इसको एस्टैब्लिश किया जा रहा है, कैसे PPI उसका स्ट्रक्चर क्या बनाया जा रहा है, तो उसको समझ लेते हैं। PPI को बनाने के लिए या इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया था, जो WPI के रिवीजन के लिए भी था। अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर रमेश चंद एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया। उस वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट पर फाइनली PPI इंट्रोड्यूस कर दिया, और अब इसे अगले 5 साल तक WPI के साथ कंटिन्यूस चलाया जाएगा। ये जो वर्किंग ग्रुप ने रिपोर्ट दी और उसके बेसिस पर PPI जो इंट्रोड्यूस किया, PPI विल बी कैलकुलेटेड बाय द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, जो WPI भी कैलकुलेट करता है। यानी WPI और PPI दोनों सेम बॉडीज़ के द्वारा कैलकुलेट होगा। ये DPIIT का पार्ट है, हमने इसको WPI में भी डिस्कस किया था, विच इज़ पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो जो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है, ये मंथली बेसिस पर PPI की डेटा पब्लिश करेगा, जिससे हमें ये पता चलेगा कि प्रोड्यूसर लेवल पर प्राइस कितना इंक्रीज़ हो रहा है। अब जो PPI बनाया उसको बेस ईयर भी तो उसका कुछ होगा, क्योंकि हमें ये पता है कि कोई भी इंडेक्स हो उसका एक बेस ईयर होता है। तो WPI की तरह इसका PPI का बेस ईयर भी 2022-23 रखा है। इसमें गुड्स और सर्विस दोनों इंक्लूड कर दी गई हैं, और फाइनली
इसमें 3 नए इंडेक्सेस बना दिए गए हैं। अब 3 नए इंडेक्स ये क्या चीज़ है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। अभी मैंने आपको एक प्रोसेस बताई थी कि इनपुट और उसके बाद वैल्यू एडिशन देन आउटपुट। तो पीपीआई जब बनाया गया, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, इसमें इनपुट लेवल पर प्राइस कितना इंक्रीज हो रहा है, इसके लिए इनपुट पीपीआई यूज़ करेंगे। फिर आउटपुट लेवल पर प्राइस कितना इंक्रीज हो रहा है, इसके लिए आउटपुट पीपीआई बना दिया गया। यानी इनपुट पीपीआई कैलकुलेट करेगा द चेंजेस इन प्राइसेस ओवर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ओनली इन द इनपुट्स। इनपुट्स के कितने प्राइस इंक्रीज हुए, ऐसे ही आउटपुट्स में कितना प्राइस इंक्रीज हुआ, उसके लिए आउटपुट पीपीआई बनाया गया। ऐसा क्यों किया गया? हमें इन्फ्लेशन का मेन कॉज फाइंड करना है, मेन रीज़न फाइंड करना है। अगर हमें ये पता चल जाए कि इनपुट प्राइस इंक्रीज हुए हैं तो डेफिनेटली आउटपुट प्राइस इंक्रीज होंगे और फाइनली उससे कंज्यूमर के लिए जो इन्फ्लेशन वो इंक्रीज हो जाएगी। तो हमें इसका अगर सॉल्यूशन निकालना होगा तो हम इनपुट्स को कैसे प्राइस इसका कंट्रोल करें, इसके वेज फाइंड करेंगे। लेकिन अगर हमें ये पता चल जाए कि जो इनपुट से आउटपुट बनाने में जो वैल्यू एडिशन हो रहा है, ये वैल्यू एडिशन की वजह से प्राइस इंक्रीज हुआ है, तो हम उसका कुछ सॉल्यूशन ढूंढेंगे। या हमें पता चले कि वैल्यू एडिशन तो लिमिटेड था लेकिन उसके बाद के आउटपुट प्राइस इंक्रीज हो गए, तो उस तीनों को अलग अलग लेवल पर कैलकुलेट करने के बाद हमें एक्चुअल कॉज समझ में आएगा और उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन ढूंढना आसान हो जाएगा। सो ये हमेशा माना जाता है, इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम यू हैव टू एक्सेस द प्रॉब्लम इन ए बेटर वे। तो उसके बाद ही आपकी प्रॉब्लम का बेटर सॉल्यूशन आएगा। ये आपकी स्टडी पर भी इम्प्लीमेंट होता है, ये आपकी लाइफ पर भी इम्प्लीमेंट होता है। तो सिमिलरली यहाँ पर ये पीपीआई के लिए भी इम्प्लीमेंट हो रहा है। अब जो इनपुट और आउटपुट पीपीआई दोनों अलग अलग कैलकुलेट हो रहे हैं, इसमें ओनली गुड्स को इंक्लूड किया जा रहा है। बट अब आपके दिमाग में आएगा, अभी तो मैंने बोला था गुड्स और सर्विसेज, तो सर्विस सेक्टर के लिए अलग से एक पीपीआई सर्विस पीपीआई आ गया। सर्विसेज का पीपीआई अलग कैलकुलेट होगा, गुड्स के लिए पीपीआई अलग कैलकुलेट होगा। गुड्स के लिए इनपुट पीपीआई और आउटपुट पीपीआई 2 हैं और सर्विसेज का पीपीआई अलग है। तो टोटल यहाँ पर 3 इंडेक्स आ गए हैं। उन तीनों इंडेक्स की हेल्प से हम प्रोड्यूसर लेवल की जो प्राइस चेंजेस हैं उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। एक आउटपुट पीपीआई है, दूसरा इनपुट पीपीआई है और तीसरा सर्विस पीपीआई है। ये जो लिखा हुआ ट्रायल, इसका मतलब मैंने बोला ही आपसे स्टार्टिंग में कि 5 साल के लिए हम इसका ट्रायल करेंगे और उसके बाद इसको डब्ल्यूपीआई को हटा करके फिर पीपीआई को परमानेंट इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। अब तीनों इंडेक्स को थोड़ा सा और डिटेल से एक एक करके समझते हैं। आउटपुट पीपीआई की बात कर रहे हैं। आउटपुट पीपीआई मेजर्स चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स सोल्ड बाय प्रोड्यूसर। आउटपुट किसे बोल रहे थे हम? जब कोई फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो जाता है और जब प्रोड्यूसर उस गुड्स को बेच रहा है तो किस प्राइस पर बेच रहा है, उसे बोला गया है आउटपुट पीपीआई। जिस प्राइस पर प्रोड्यूसर गुड्स को सेल करता है, यहाँ पर एक नाम रखा गया उसका बेसिक प्राइस। बेसिक प्राइस, बेसिक प्राइस कौन सा प्राइस है? ए प्राइस ऑन विच गुड्स आर सोल्ड बाय द प्रोड्यूसर, आउटपुट इज सोल्ड बाय द प्रोड्यूसर, तो उसे बेसिक प्राइस बोला गया। और जिस प्राइस पर वो इनपुट परचेज करता है उसे परचेजर्स प्राइस कहा गया, जिस प्राइस पर वो इनपुट्स को परचेज कर रहा है। तो 2 प्राइसेस यहाँ पर यूज हो रहे हैं, एक परचेजर प्राइस, दूसरा बेसिक प्राइस। बेसिक प्राइस पर आउटपुट पीपीआई कैलकुलेट होगा। इट मीन्स अगर बेसिक प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, इट मीन्स कि आउटपुट में प्राइस इंक्रीज हो रहा है, अर्थात आउटपुट का जो पीपीआई वो हाइक हो रहा है और उससे पता चलेगा हमें आउटपुट में इन्फ्लेशन कितनी है। सिमिलरली अगर परचेजर प्राइस इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स इनपुट्स कॉस्टली हो रहे हैं और इनपुट्स अगर कॉस्टली हुए तो फिर वो फाइनली जा करके कंज्यूमर के लिए भी इन्फ्लेशन क्रिएट करेंगे। जो 3 इंडेक्स हम देख रहे थे उसमें से पहले वाले की हम बात कर रहे हैं। आउटपुट पीपीआई में जैसा मैंने अभी बोला बेसिक प्राइस बोलते हैं। अब बेसिक प्राइस की अगर डेफिनेशन निकालनी हो तो बेसिक प्राइस में टैक्स इंक्लूड नहीं होते हैं, इसमें टैक्सेस इंक्लूड नहीं होते और इसमें ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन मार्जिन भी इंक्लूड नहीं होता। बट एक बात ध्यान रखनी है, इसमें सब्सिडी इंक्लूड होती है। अगर गवर्नमेंट ने कोई सब्सिडी दी होगी वो इंक्लूड होती है, बट टैक्सेस इंक्लूड नहीं है, ट्रेड और ट्रांसपोर्ट्स के मार्जिन इंक्लूड नहीं है। यानी फैक्ट्री में जब गुड्स प्रिपेयर हो गई है, जब आउटपुट रेडी हो गया है, तो आउटपुट रेडी हुआ है, अभी उसको सेल नहीं किया गया है, तो उसमें कोई टैक्स अभी इन्वॉल्व नहीं है, कोई टैक्स लेवाइड नहीं है गवर्नमेंट के द्वारा। कोई अभी उसमें ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं किया क्योंकि हमने उस गुड्स को ट्रक्स में लोड करा के कहीं भेजा नहीं है, तो ट्रांसपोर्ट की मार्जिन अभी इंक्लूड नहीं है। इट इज़ कॉल्ड बेसिक प्राइस। ये सिविल सर्विस एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट इज़ द बेसिक प्राइस यूज्ड इन द
पीपीआई, तो बेसिक प्राइस में ऑप्शन दे देंगे वो क्या क्या इंक्लूड होता है और क्या नहीं होता, तो सब्सिडी इंक्लूड होती है। नाउ मंथली पब्लिश होगा, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। अब आउटपुट पीपीआई में ये गुड्स पर केवल कैलकुलेट हो रहा है, और गुड्स में भी आप देखेंगे यहाँ पर कैटेगरी बना दी गई है, ये बास्केट है और उसका बेस ईयर भी है हमारे पास 22-23, और बास्केट में एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, इधर माइनिंग एंड क्वेरिंग, देन मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स और इलेक्ट्रिसिटी। तो इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड करके इसकी बास्केट बना दी गई है। मैंने बोला अभी आपसे सर्विसेज का पीपीआई अलग है, तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, वो सर्विसेज का पीपीआई सेपरेट कैलकुलेट होता है। ये इसकी बास्केट है जो 22-23 बेस ईयर के अकॉर्डिंग है। सिमिलरली एक इनपुट का पीपीआई है, इनपुट में परचेजर्स प्राइस यूज हो रहा है, ए प्राइस ऑन विच इनपुट्स हैज़ बीन परचेज्ड बाय द प्रोड्यूसर, लाइक लेबर, लाइक रॉ मटेरियल। अगर वो रॉ मटेरियल कॉस्टली हो जाएगा तो हम बोलेंगे परचेजर्स प्राइस इंक्रीज हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम पीपीआई कैलकुलेट करेंगे। और ये लिखा भी हुआ है यहाँ पर, मेजर्स चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ इनपुट्स लाइक रॉ मटेरियल परचेज्ड बाय द प्रोड्यूसर। अभी इसको ट्रायल बेसिस पर है और इसमें ओनली अभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर ही टारगेट किया गया। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही क्यों, व्हाट इज़ द रीज़न कि ओनली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है? ये इंपॉर्टेंट लाइन है स्टेटमेंट के फॉर्म में कि ओनली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। उसका रीज़न है, एक तो ये कि मैनी कंट्रीज़ आर यूजिंग इनपुट पीपीआई ओनली इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक ऐसा पार्ट है जिसमें इनपुट और आउटपुट का रेशियो मैटर करता है। इनपुट आउटपुट रेशियो, जिसको हम ICOR के मेथड से भी कैलकुलेट करते हैं। इनपुट जो इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो है उससे भी हम कैलकुलेट करते हैं, या हम इसको COR कैपिटल आउटपुट रेशियो से भी कैलकुलेट करते हैं। तो इनपुट और आउटपुट रेशियो का जो मेथड है उसमें पता चल रहा है कि वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर इनपुट की कंपैरेटिवली आउटपुट कम आएगा तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लॉस में जा रहा होगा। यानी इनपुट कॉस्ट अगर बहुत ज़्यादा हो जाए और आउटपुट का जो रेवेन्यू आ रहा है वो बहुत कम है, तो प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्शन बंद कर देगा। इसमें कितना रेशियो आ रहा है, क्या उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत स्पेशली हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसीलिए फ़िलहाल ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर ही कैलकुलेट हो रहा है, ऑल्दो इन फ्यूचर इसमें धीरे धीरे सेक्टर्स ऐड हो जाएंगे। देखें, ये FAQs में गवर्नमेंट ने खुद ही पब्लिश भी किया, स्पेशली इंपॉर्टेंट लाइन है कि पीपीआई इज़ कंपाइल्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ओनली। ऐसा क्यों है? तो इसका रीज़न भी दिया है, इनपुट टू आउटपुट रेशियो फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज़ वेरी हाई, और ये कितना है, रफली 80% है, जो कि बहुत ज़्यादा है। दिस रेशियो शुड बी 20-25% इन कंपेरेटिव टू अदर सेक्टर्स। और अकॉर्डिंगली द एनालिसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट आउटपुट प्राइस इज़ मोर रेलेवेंट टू द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और अदर कंट्रीज़ में जो यूज़ हो रहा है वो एक रीज़न है ही। तो हमने दूसरे कंट्री से कंपेयर भी किया, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रेशियो ज़्यादा है तो हमें उसमें डिटेल से कंपैरिजन करना है। एक्चुअली गवर्नमेंट ये ढूंढना चाह रही है कि क्या वैल्यू एडिशन ज़्यादा है, या इनपुट्स कॉस्टली हो रहे हैं, या प्रोड्यूसर अपनी मार्जिन से इंक्रीज़ कर रहा है, रीज़न क्या है इन्फ्लेशन का। इसीलिए इनपुट, आउटपुट और फिर सर्विस को अलग से कैलकुलेट किया जा रहा है। तीसरा जो इंडेक्स है विच इज़ कॉल्ड सर्विसेज प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, इसमें ओनली सर्विसेज इंक्लूड होंगी, लेकिन ओनली 7 सर्विसेज। अभी रिसेंट में इसमें 7 ही सर्विसेज रहेंगी, फ्यूचर में और सर्विसेज ऐड होंगी। अब 7 सर्विसेज कौन कौन सी हैं और वो बाकी सर्विसेज क्यों ऐड नहीं की, तो 7 सर्विसेज की तो अभी हम लिस्ट देख लेते हैं। जो अदर सर्विसेज है वो ऐड नहीं की, उसका रीज़न है गवर्नमेंट के पास अदर सर्विसेज के डेटा ठीक से नहीं कलेक्ट कर पा रहे हैं, और यू कैन से कि अप्रोप्रिएट डेटा अवेलेबल नहीं होने की वजह से बाकी सर्विसेज का जो इन्फ्लेशन है वो कैलकुलेट नहीं होगा जब तक हम डेटा कलेक्शन की प्रोसेस ना इम्प्रूव कर लें। क्योंकि अगर आपका डेटा ही रॉन्ग हो गया तो फिर डेफिनेटली इन्फ्लेशन डेटा भी, फाइनल जो रिजल्ट है इन्फ्लेशन का, वो भी कम आएगा या सही नहीं आएगा, अप्रोप्रिएट नहीं होगा। तो ये प्राइसेस ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय द सर्विस प्रोवाइडर, उसमें कितना चेंज हो रहा है। अगेन बेसिक प्राइस है, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर जिस रेट पर सर्विस सेल कर रहा है वो बेसिक प्राइस, और ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है ओनली फॉर 7 सर्विसेज। इसका पब्लिकेशन क्वार्टरली हो रहा है। अब ये फर्स्ट टाइम जो इंट्रोड्यूस हुआ है, कौन कौन सी सर्विसेज, ज़रा एक लिस्ट देख लेते हैं। बैंकिंग, सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन, इंश्योरेंस, मैनेजमेंट ऑफ पेंशन फंड्स, रेलवेज, एयर पैसेंजर, रेलवेज और एयर पैसेंजर, और फाइनली टेलीकॉम। इन सर्विसेज में अवेलेबल रहेगा।
फ्यूचर में जो जो सर्विसेज और हो सकती हैं उनको इंक्लूड करेंगे, बट अभी रीज़न गवर्नमेंट ने खुद ही दिया है कि ये डेटा अवेलेबल नहीं है, और डेटा अवेलेबल नहीं है मिनिस्ट्री के पास, तो इसीलिए अभी हम उन सर्विसेज को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट टाइम इंडिया में सर्विसेज का पीपीआई इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें ओनली अभी 7 सर्विसेज हैं। पहली बार पूरा पीपीआई इंक्लूड हुआ है, लेकिन सर्विसेज का पीपीआई हाईलाइटेड रहेगा बिकॉज सर्विस सेक्टर इज हैविंग मेजॉरिटी इन इंडियन जीडीपी, और हमारी अगर जीडीपी में कितना उसका रोल ज़्यादा है तो उसमें कितना प्राइस हाइक हो रहा है, इट शुड बी कैलकुलेटेड। तो उस कंज्यूमर के लिए सर्विस का क्या रोल पड़ रहा है, क्या उस पर उसकी परचेजिंग पावर पर इम्पैक्ट आ रहा है, उसको कैलकुलेट करना ईजी हो जाएगा, फिर उसको कंट्रोल करना ईजी हो जाएगा। दो you can say कि final purpose of introducing the PPI is to calculate the inflation rate or to find out the correct root cause of inflation, so that consumer पर जितनी उसकी purchasing power पर impact पड़ रहा है उसको थोड़ा control किया जा सके। Now the finally significance and the finally WPI से replace हो रहा है, WPI replace हो रहा है PPI से, तो मैंने आपको बता तो दिया ही, ज़रा एक बार पॉइंट से रिवाइज कर लेते हैं। Alignment with the international standard, more accurate measurement based on basic price, जो output PPI है वो based on basic price, better policy making, cover both goods and services, confusion नहीं होना है, goods और services अलग अलग हैं दोनों PPI, services में भी PPI है, goods में भी PPI, नाम उसका PPI ही है। improve global compatibility, जो comparison करना आसान हो जाएगा, और WPI and PPI दोनों को 5 साल तक साइमल्टेनियसली पब्लिश किया जाएगा। अब इस पूरी प्रोसेस से जो हमारी इकोनॉमी पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो इकोनॉमी को क्या इससे बेनिफिट होंगे, उस बेनिफिट्स में हेल्प्स एसेस प्रोडक्शन कॉस्ट एंड इन्फ्लेशनरी प्रेशर, प्रोवाइड्स रिलायबल डेटा फॉर इंडस्ट्री एंड द इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग और एक्यूरेटली मेजरमेंट। तो आप देखेंगे ऑलमोस्ट वही बात आ रही है कि एक्यूरेट मेजरमेंट होगा, ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉलो होंगे, और इससे हम रूट कॉज फाइंड कर पाएंगे एक्चुअल इन्फ्लेशन का। सो दिस इज़ द रीज़न दैट PPI हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड, दिस इज़ द रीज़न वाई वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स PPI इंस्टेड ऑफ WPI। तो PPI क्यों आया, कैसे आया और क्या उसका रीज़न है, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा बिकॉज फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है। सो यू हैव टू कवर अप ऑल दीज थिंग्स। मैं आपको इसके साथ इसका PDF भी अटैच कर दूंगा। एंड इन कंक्लूजन आई कैन से कि PPI विल बी हेल्पिंग हैंड फॉर द गवर्नमेंट टू कैलकुलेट एक्यूरेट इन्फ्लेशन रेट, सो दैट गवर्नमेंट और RBI उसको ठीक से कंट्रोल भी कर पाएंगे, और अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल और लिमिटेड रहती है तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ। बट इसके डेटा कलेक्ट करना एक हमेशा चैलेंजिंग रहेगा। आपने देखा ही गवर्नमेंट खुद एक्सेप्ट कर रही है कि अभी ओनली 7 ही सर्विसेज के हम डेटा कलेक्ट कर पाएंगे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे सर्विसेज और इसमें इन्वॉल्व होंगी तो हमारे पास एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर आएगी कि सर्विस सेक्टर और कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसमें इन्फ्लेशन कितना इंक्रीज़ हो रहा है। अभी हम सर्विसेज को कैलकुलेट तो करते हैं बट उसमें बहुत ज़्यादा उसका रोल नहीं रहता है। CPI में कैलकुलेट होती हैं सर्विसेज, बट उसको एक सेपरेट अगर कैलकुलेशन हो जाएगी, और वो भी बेसिक प्राइस पर जिसको हम आउटपुट PPI की तरह कैलकुलेट कर रहे थे, तो उससे ज़्यादा अच्छे से हमें डेटा मिल पाएंगे, ज़्यादा बेटर पॉलिसी मेकिंग हो पाएगी टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन रेट। सो आई होप कि आपको ये PPI समझ आ गया होगा, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही। यू कैन टेल मी द अदर टॉपिक्स विच यू वांट टू लिसन, जो भी आपको लगते हो कि जो करंट न्यूज़ में हो। जो ये न्यूज़ में था, ये तीनों इंडेक्स थे, WPI, CPI, PPI, मैंने तीनों वीडियोज़ में कवर कर दिए हैं। आई बटन पे आप क्लिक करके WPI और CPI वाले पुराने वीडियो देख सकते हैं अगर आपने वो ना देखे हो तो। बट आई वुड से कि ये मैंने टॉपिक इसलिए कवर किए बिकॉज ये इस समय न्यूज़ में है। अभी इसमें डेटा चेंज हुआ है, बेस ईयर चेंज हुआ है, नई सीरीज़ आई है, तो इट शुड बी कवर्ड। सिमिलरली आई विल ट्राई टू कवर अप the all current economic issues which are necessary for the examination point of view as well as the personal life. So मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए आप इसको प्रिपेयर करें और एक बार इसकी पूरी रीडिंग लगा लें। जो PDF आपके साथ अटैच करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस PDF को एक बार रीड भी कर लें, क्योंकि PDF में ऑफिशियल लैंग्वेज होती है और एग्जामिनर हमेशा ऑफिशियल लैंग्वेज पर रिलाई करता है। जब भी मार्किंग होगी या जब भी कभी वेरिफिकेशन होगी आंसर की, तो वो ऑफिशियल लैंग्वेज को ज़रूर फॉलो करें।
सो टिल देन टेक केयर, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।